शायद। ऐसे दर्जनों केस हैं जो कभी सॉल्व नहीं हुए, लेकिन उन पर आज कोई बात नहीं करता। ज़ोडियाक की कहानी आज भी जिंदा है क्योंकि उसने अपना ब्रांड खुद बनाया। उसने खुद को ज़ोडियाक नाम दिया। यह एक पूरी तरह से निर्मित पहचान थी जिसका उद्देश्य अमर होना था। ये तो है कि लोग उसे आज भी याद रखते हैं। क्योंकि उसने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि समाज खून से ज्यादा पहेलियों में दिलचस्पी रखता है। लोग हत्यारे से ज्यादा एक रहस्य को याद रखते हैं, और इस अर्थ में वो एक अत्यधिक सफल मनोवैज्ञानिक रणनीतिकार था। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि वो पहेली इसलिए पहेली बनी रही क्योंकि उसने जमीन पर कोई गलती नहीं की। अगर हम उसके बिना ठोस सबूत छोड़े बच निकलने की क्षमता को हटा दें तो वो महज एक और पकड़ा गया अपराधी होता जिसे आज कोई याद नहीं रखता। अगर उस रात प्रेसिडियो हाइट्स में पुलिस उसे रोक लेती, अगर लेक हरमन रोड पर उसका कोई हथियार छूट जाता, तो उसका वो पूरा निर्मित व्यक्तित्व उसी दिन धराशायी हो जाता। एक शोमैन का शो तब तक ही चलता है जब तक स्टेज का पर्दा न गिर जाए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। उसने उस पर्दे को कभी गिरने नहीं दिया क्योंकि उसका फिजिकल एग्जीक्यूशन और उसका सेल्फ कंट्रोल दोनों असाधारण थे। तो क्या हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि उसने न्याय व्यवस्था की तकनीकी सीमाओं और समाज की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों दोनों का एक साथ दोहन किया? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उसने 1960 के दशक के सैन फ्रांसिस्को के माहौल को पूरी तरह से समझ लिया था। एक तरफ पुलिस बल जो नई तरह की फोरेंसिक चुनौतियों के लिए तैयार नहीं था, और दूसरी तरफ मीडिया जिसे अपनी हेडलाइंस के लिए सनसनी चाहिए थी। हाँ, उसने इन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला। ये केस हमें आपराधिक मनोविज्ञान के उन अंधेरे कोनों में झांकने पर मजबूर करता है जहां तर्क और पागलपन, बेहद शांत नियंत्रण और पूरी तरह से अराजकता एक साथ मिलते हैं। सच में एक ही व्यक्ति में एक क्रूर हत्यारा और एक बुद्धिमान राजनीतिकार दोनों एक साथ मौजूद थे। जो इंसान रात के अंधेरे में लोगों की जान ले रहा था, वही इंसान दिन के उजाले में अखबारों के दफ्तर में जटिल क्रिप्टोग्राम भेज रहा था। हमारी इस लंबी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि ज़ोडियाक की ये अनूठी और खौफनाक ख्याति इन दोनों तत्वों के एक अत्यंत घातक कॉम्बिनेशन का ही परिणाम है। सही कहा। बिना उन अजीब कोड्स, उन चिट्ठियों और उस स्कूल बस वाली धमकी के वो लोगों के दिमाग पर इस तरह से दशकों तक हावी नहीं हो पाता। लेकिन बिना उस अचूक आपराधिक कुशलता के उसका ये खौफ बहुत जल्द एक जेल की कोठरी में और एक फांसी के फंदे पर खत्म हो जाता। तो असहमति शायद इस बात पर हमेशा बनी रहेगी कि इन दोनों में से उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था। बिल्कुल, क्या वो एक क्रूर कातिल था जिसे पहेलियां बनाने का शौक था, या वो एक ऐसा मास्टरमाइंड था जिसके लिए कत्ल सिर्फ उसकी पहेलियों को दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया भर था? और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम कभी उसकी असली पहचान नहीं जान पाए। ये विरोधाभास कि एक कातिल जिसने खुद को दुनिया के सामने दिखाया, जिसने लगातार बात की, लेकिन फिर भी कभी पकड़ा नहीं गया, यही इस केस की असली गूंज है। एग्जैक्टली। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और असहज करने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। आमतौर पर जब हम किसी खतरे की कल्पना करते हैं तो हम अंधेरे में छिपे एक चेहरे की तलाश करते हैं। लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सबसे खतरनाक अपराधी वास्तव में वो हैं जो अंधेरे में छिपते हैं, या फिर वो जो रोशनी में आते हैं, सीधे हमारी आंखों में देखते हैं, हमारे अखबारों के पहले पन्ने पर छपते हैं और फिर भी एक ऐसी पहेली बने रहते हैं जिसे हम कभी नहीं सुलझा सकते। वाकई ये एक डरावना विचार है। क्या सबसे बड़ा खौफ वो है जिसे हम देख नहीं सकते, या वो जिसे हम देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते? इस सवाल का जवाब हम हमारे श्रोताओं पर छोड़ते हैं। श्रोताओं को इस रहस्यमयी मामले के हर पहलू पर खुद विचार करना चाहिए। पुलिस की फाइलों से लेकर उन कोर्ट्स तक अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझा जाना बाकी है। सच कहा आपने। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर एक नए परिप्रेक्ष्य